हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जिज्ञासा आईएएस। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी लैम्प सीरीज लर्निंग द आर्ट ऑफ एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज शिकतकर कमिटी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले, एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल, साल फॉरेस्ट टॉर्टोइस। इन टॉपिक्स के बारे में अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू हैं वो हम इस फर्दर वीडियो में आगे देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। शिकतकर कमेटी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशन ऑफ द शिकतकर कमेटी? फर्स्ट, क्रिएशन ऑफ सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ नेशनल कैडेट क्रॉप्स, डिफेंस बजट इन द रेंज ऑफ 2.5 to 3% ऑफ जीडीपी। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर 1, 2, 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2, 3। आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आपने शिकतकर कमेटी को ठीक से पढ़ा होगा और आप करंट की न्यूज आपने पढ़ रखी होंगी, तो सीडीएस जब अपॉइंट हुआ था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तब शिकतकर कमेटी काफी न्यूज में थी। तो पहला स्टेटमेंट इसमें सही होगा, जो सीडीएस अपॉइंटमेंट का जो रिकमेंडेशन दिया था वो शिकतकर कमेटी में दिया था। सेकंड, इन्होंने काफी सारी रिकमेंडेशन दी थी, 11 मेंबर्स कमेटी थी ये। और सेकंड, इन्होंने इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये भी इनकी रिकमेंडेशन थी। डिफेंस बजट इन्होंने बोला था कि आप बढ़ा दो। करेंटली आप देखेंगे कि अभी हमारा डिफेंस बजट जो है इट इज 1.49% ऑफ जीडीपी, और इन्होंने बोला था कि 2.5 to 3% ऑफ द जीडीपी इसे होना चाहिए। तो ये सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ये सारे ही रिकमेंडेशन शिकतकर कमेटी ने दी थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को लेकर, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एनसीसी को लेकर, और डिफेंस बजट जो कि अभी 1.49 की रेंज में है, इसको 2.5 से लेकर 3% को लेकर। तो इसमें सारे ही आंसर सही हो जाएंगे, डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। इट इज एन 11 मेंबर कमिटी अपॉइंटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर इन मिड 2016। इन्होंने बोला था कि जो जीडीपी होगा वो इस रेंज में होना चाहिए, और अभी जो है 1.49% है। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि आपने न्यूज में देखा होगा, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर द अबॉलिशन ऑफ 9304 पोस्ट इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। ठीक है, तो इस वजह से ये शिकतकर कमेटी न्यूज में है, क्योंकि ये रिकमेंडेशन जो है वो भी हमें शिकतकर कमेटी ने ही दी थी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम आज के। विथ रेफरेंस टू रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट वन इज, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया was founded in 1961 by the government of India under MHA. The position of registrar is usually held by minister appointed by MHA. It arranges, conduct and analyzes the result of demographic surveys of India, including census of India and linguistic survey of India. Okay, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और सेंसस के बारे में आपके पास अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, तो थर्ड स्टेटमेंट सबसे पहले इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट आपको पूछा हुआ है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ये काम होता है जनरली रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का यही काम होता है कि वो एनालाइज करेगा और कंडक्ट कराएगा सर्वेस को जो सेंसस ऑफ इंडिया में आते हैं और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में आते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाएंगे। 1 and 3 गया, 2 and 3 गया। अब बच्चा बी, या तो बी इनकरेक्ट है या फिर नन ऑफ द अबव, ये इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अब आप बी ऑप्शन को देखिए, द पोजीशन ऑफ रजिस्ट्रार इज यूजुअली हेल्ड बाय द मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द एमएचए। अब आप थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, देखिए अरेंज, कंडक्ट, एनालाइज, सारे के सारे वो काम है जो ग्राउंड लेवल पे करने हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के सारे काम है। तो ग्राउंड लेवल पर जो भी काम होंगे वो जनरली सिविल सर्वेंट करते हैं। ठीक है, तो द पोजीशन ऑफ रजिस्ट्रार, इस तरह से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो पोजीशन ऑफ रजिस्ट्रार जो होगी वो जनरली हेल्ड की जा रही होगी कोई सिविल सर्वेंट के द्वारा, ना कि बाय एनी मिनिस्टर। तो इस वजह से जो सेकंड ऑप्शन इसमें है इट इज इनकरेक्ट। ओके, एक्सप्रेशन देखते हैं इसका। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन 1961 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एमएचए। ये इसके काम होते हैं, और इसकी जो पोजीशन है इट इज हेल्ड बाय सिविल सर्वेंट होल्डिंग द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने एक डाटा रिलीज किया है डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को रिलेटेड। ठीक है, तो इस वजह से अभी ये न्यूज में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गोपाल कृष्ण गोखले। He was associated with moderate group of INC. He became president of INC in 1905 in Surat session. Ranade Institute of Economics was founded by him. देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए। एसोसिएटेड विद मॉडरेट ग्रुप, गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट ग्रुप के ही मेंबर थे, तो इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी 1905 इन सूरत सेशन। सूरत सेशन में ये प्रेसिडेंट बने हुए थे। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखी है, एनसीईआरटी पढ़ रखी है, तो आपको याद होगा जो सूरत स्प्लिट हुआ था वो 1907 में हुआ था। ठीक है,
और जब सूरत स्प्लिट हुआ था उस वक्त प्रेसिडेंट ये नहीं थे, रास बिहारी घोष थे। तो अगर आपको इन दोनों में से कुछ अभी एक फैक्ट याद है तो आप सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये बात है कि ये भी याद है कि उस वक्त प्रेसिडेंट ये नहीं थे तो अभी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, और सूरत सेशन 1907 में हुआ था तो अभी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 and 3। एक्सप्रेशन देखते हैं इसका। ही वॉज एसोसिएटेड विद मॉडरेट ग्रुप ऑफ इंडिया INC। ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ INC इन 1905 बनारस सेशन। 1905 के बनारस सेशन जब हुआ था तब ये प्रेसिडेंट थे। ठीक है, सूरत सेशन में ये नहीं थे। सूरत सेशन जब हुआ था 1907 में वो सूरत में हुआ था, और उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे वो थे रास बिहारी घोष। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने पेड ट्रिब्यूट टू गोपाल कृष्ण गोखले ऑन हिज 154th बर्थ एनिवर्सरी, इस वजह से ये न्यूज में है। और अगर आप इसमें नोट करना चाहेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ये भी इन्होंने ही एस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा रेनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ये भी इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। और इनके अलावा इनका एक न्यूज़पेपर भी चलता था जिसको बोलते हैं हितावत, द पीपल्स पेपर, ये भी इन्हीं का ही इनिशिएट था। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। विथ रेफरेंस टू एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट रिप्लेस द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल इन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। Under it, an industry can claim exemption if the hazardous substances escapes its premises by an act of God. Which of the following statement given is or are incorrect? Incorrect इसमें आपको पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल बाद में आया था, पहले स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल हुआ करता था। उसमें ये बोला गया था कि इंडस्ट्री कैन क्लेम एग्जेम्पशन, ये जो चीज है ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल में थी, लेकिन अब अभी जो चल रहा है वो हमारा चल रहा है एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल। उसमें ये कहा गया है एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अंडर द एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल द एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट अ कंपनी इन हजारियत इंडस्ट्रीज कैन नॉट क्लेम एनी एग्जेम्पशन, मतलब उनको भरपाई करनी ही पड़ेगी। पहले क्या होता था, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल में उनके पास था कि उनको भरपाई नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उसको चेंज करके MC मेहता केस में प्रिंसिपल को चेंज करके एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल के लिए हमने आगे इसको मोटिवेट किया था। ठीक है, ताकि जो भोपाल, जैसे कि भोपाल केस स्टडीज हुई, उसके अलावा दिल्ली में भी एक ओलियम गैस लीक केस हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए कंपनी को लायबिलिटी तो देनी पड़ेगी, कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा अगर उनकी वजह से इस तरह का कोई भी हजार्डियस इंसिडेंट होता है तो। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मतलब इसमें इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। इंडस्ट्री कैन क्लेम एग्जेम्पशन ऐसा नहीं है। ओके, द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल रिप्लेस द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल इन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और ये जजमेंट आया था ओलियम गैस लीक के बाद में। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट हो गया। इसके अंदर एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल के अंदर कंपनी इन हजारियस इंडस्ट्री कैन नॉट क्लेम एनी एग्जेम्पशन, ओके, एंड हैज टू मैंडेटरी पे कंपनसेशन वेदर और नॉट डिजास्टर वाज कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस और बाय द एक्ट ऑफ गॉड। इस वजह से सेकंड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू साल फॉरेस्ट टोर्टाइस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ स्पीसीज ऑफ टोर्टाइस फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया एंड पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसका जो IUCN स्टेटस है वो वनरेबल है। अभी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप कर पाएंगे। इसका जो IUCN स्टेटस है वो वनरेबल नहीं है, इट इज CE, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो इसमें ये आंसर हो जाएगा, करेक्ट पूछा हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट। IUCN स्टेटस इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ओके, अभी IUCN ने ये बताया है कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो अबाउट 80% कम हो गई है। द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज में फॉलन बाय अबाउट 80% इन द लास्ट 3 जनरेशन। इस वजह से ये न्यूज में है। तो ये आज के 5 MCQ थे, करेंट से रिलेटेड MCQ थे। इसके अलावा अगर आप स्टैटिक क्वेश्चन से रिलेटेड MCQ या सीसाइड से रिलेटेड MCQ करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर डेली 15 क्वेश्चन, 5 फ्रॉम MCQ, 5 फ्रॉम स्टैटिक, 5 फ्रॉम सीसाइड अपलोड होते हैं। और वहाँ पर जाकर इनको कर सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे नए 5 क्वेश्चन के साथ के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।